नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ कर्मचारी संगठन दावा कर रहे हैं कि यूपीएस के जरिए सरकारी कर्मचारियों की करीब सभी बड़ी मांगे जो है वो पूरी हो चुकी है। रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन और परिवार को जो है 60% पेंशन जैसी सुरक्षा का जो है रास्ता साफ हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने इस दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि यूपीएस पेंशन नहीं बल्कि सिर्फ पे आउट है और इसकी सबसे बड़ी मार जो है कम सैलरी और 20 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों पर पड़ रही है। आखिर कौन सही है और यूपीएस को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ, आइए तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले एनसीजेसीएम वर्सेस मंजीत सिंह पटेल वाले मामले को जो है समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देश में क्यों होने वाला है लेबर सर्वे, इस मामले को भी करेंगे डिकोड, और अंतिम में ईपीएफओ आईटीआर डेटा पर सुप्रीम कोर्ट क्यों सख्त हो गया, ये भी जो है जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, यूपीएस को लेकर लगता है कि फिर से पुरानी किताबें जो हैं फिर से ज्वलंत हो गई हैं, मामला फिर से उजागर हो गया है। यूपीएस को लेकर हम लोग तमाम खबर कर चुके हैं। मनी सेंटर में कहा भी गया कि आउट ऑफ 29 लाख एम्प्लॉयज़ जो एनपीएस में हैं, उन्होंने सिर्फ 1,18,000 लोगों ने जो सिर्फ यूपीएस को ऑप्ट किया था। उसके पीछे की कहानी हम लोग बखूबी जानते हैं। सरकार तमाम तरह के हथकंडे अपनानी कि हाँ भाई, आप जो है एनपीएस से जो है यूपीएस में शिफ्ट हो जाइए, 50% एश्योर्ड पेंशन आपको मिलेगा, फैमिली पेंशन वाले जो परसेंटेज है उसको मैंने बढ़ा दिया है। इसके अलावा और भी कई जो है 2-3 उसमें चेंजेस किए, 25 साल वाला 20 साल किया। उसके बावजूद कम लोगों ने ऑप्ट किया। लेकिन एनसीजेसीएम के जो कन्वीनर हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, जिनसे हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं, उनका एक अखबार में न्यूज़ आया। उन्होंने कहा कि लगता है कि कर्मचारियों की सारी मांगे जो है सरकार ने, मोदी साहब ने जो है पूरी कर दी। इस पर जो है वाद विवाद चल रहा है और मंजीत सिंह ने कह दिया है कि नहीं, कहाँ मांग पूरी हुई, पूरी खबर क्या है समझाइए। नहीं, देखिए, जैसा आपने बताया विशाल कि यूपीएस को लेके जो शिव गोपाल मिश्रा हैं, उनका एक बयान इस तरह का आया है कि सरकार ने मांगे मान ली हैं यूपीएस को लेकर, और एक तरह का उन्होंने वो ये दिया है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कर्मचारी इससे खुश हैं, इस तरह की बात। लेकिन दूसरी तरफ उस पर पलटवार जो है मंजीत सिंह पटेल की तरफ से किया गया है बड़ा जी। और देखिए, पिछले साल जब हम लोग विशाल शिव गोपाल मिश्रा का इंटरव्यू कर रहे थे, तब भी ये चीज़ सामने आई थी और उस वक्त भी सवाल इस बात का उठाया था कि क्या यूपीएस जो आ गई है ये एक फाइनल सॉल्यूशन है, क्या ओपीएस के आने का रास्ता अब नहीं बचा। और इसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि देखिए, जितनी सरकार के साथ हमारी बात हुई है, यूपीएस जिस तरह से आई है, उसके बाद अब ओपीएस को सरकार लेकर आएगी नहीं। इस बात के आप आसार मान लीजिए कि ओपीएस आने वाली नहीं है जी। लेकिन ये बात उन्होंने पिछले साल कही। लेकिन इस साल जब 8th पे कमीशन के साथ बैठक हुई, मुलाकात हुई और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ जो बैठक हुई उनकी, एनसीजेसीएम ने जो अपना मेमोरेंडम दिया 8th पे कमीशन को, उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया कि साहब, पुरानी पेंशन व्यवस्था को आप लेकर आइए, यूपीएस कारगर हुई नहीं। अब उनका बयान आया है कि साहब, यूपीएस जो है वो तमाम जो समस्याओं का समाधान है वो करती है और कर्मचारी इससे खुश हैं, बड़ी उपलब्धि की बात है। और उसी पर अब मंजीत सिंह पटेल का पलटवार आया कि साहब, जो आप कह रहे हैं इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे विशाल, तो जिस बात को हम लोगों ने भी कई बार कहा है कि एक जो है मतभेद यहाँ पर एक बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजन को लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच दिखाई दे रहा है। अब चूंकि मंजीत सिंह पटेल एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे तमाम जो एम्प्लॉय जो एनपीएस के तहत आते हैं, 2004 के बाद अपॉइंट हुए, उन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मांग जो है, जैसे ही ये बात सामने आती कि साहब यूपीएस ओके है, फाइनल है, अब ओपीएस की कोई चांस नहीं है, जाहिर तौर पर ऐसे सभी कर्मचारियों का नाखुश होना या भड़कना स्वाभाविक है कि साहब, हम जो डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, बार बार जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आया जाए, यूपीएस कतई फेल हुई है। आप समझिए कि 29 लाख या 27 लाख में से 1,18,000 लोग आए हैं, तो स्कीम पूरी तरह फेलियर है। उन्होंने कुछ इसमें अहम बातें भी कही हैं कि जो लोग रिटायर हुए 1 अप्रैल 2025 के आसपास, जिनको वॉलंटरी रिटायरमेंट वीआरएस लिया है, उनको क्यों नहीं यूपीएस में आप डाल देते।
उनके ओपीएस बंद कर दीजिए, उनको यूपीएस के जरिए उनको वो दीजिए। तो उसमें तर्क दिया जा रहा है, उसको आप इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो सब बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो छोटे कर्मचारियों को हो रहा है, जिनकी सैलरी भी कम है और जिनकी पेंशन भी कम बनेगी, और जिनका पूरा पैसा जो जमा हुआ एनपीएस के तहत, जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ, वो उनके हिसाब से जो मंजीत सिंह पटेल कह रहे हैं कि पूरा पैसा सरकार ने स्नैच कर लिया। वो लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति का जो है उदाहरण दे रहे हैं कि साहब ये तो उनके जैसा है, जो हमारा पैसा इकट्ठा हुआ वो सरकार ने हड़प लिया, अब उसी पैसे से आप हमको पेंशन दे रहे हैं, जो कि ना तो एश्योर्ड पेंशन है और ना उसमें इस तरह का प्रावधान है जो पुरानी पेंशन जैसा है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा दोफाड़ यहाँ पर नजर आ रहा है, और पिछले भी कुछ वाकये ऐसे हुए जहां पर दोनों जो बड़े नेता हैं वो आपस में इन्हीं मसलों को लेकर भिड़ते हुए भी नजर आए। विशाल, चलिए सर, एनपीएस की बात हो रही है प्रवीण सर, तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी और खुद मंजीत सिंह पटेल साहब ने भी इस बात को माना था कि कई लोग जो हैं जो एनपीएस के तहत जो पेंशन अब पा रहे हैं वो बड़ा जो है मिनिक्यूल कहिए या बहुत छोटा उनको पेंशन मिल रहा है। कई लोगों को 2500, 5000, 7000 के आसपास का पेंशन मिल रहा है। लंबी अवधि तक वो जो है तमाम कर्मचारी सरकारी नौकरी में काम किया, सेवारत रहे। उसके बाद अब जो पेंशन मिल रही है एनपीएस के तहत, जो कहा जाता था कि ओपीएस वाले को मिल रहा है सीधे आधा, मान लीजिए 1 लाख पर रिटायर हुए तो 50,000, 2 लाख पर रिटायर हुए तो 1 लाख। अब एनपीएस के तहत जो है 2004 के बाद वाले उनको 2500, 5000, 10,000 के आसपास पेंशन मिल रही है। तो इस मसले को भी इन्होंने उठाने की कोशिश की है? नहीं, ये भी उठाया, और उन्होंने ये भी उठाया कि जो हाल में जो रिटायर लोग हुए उनमें से बहुतों को फोर्सफुली आपने यूपीएस में डाल दिया, और ऐसे लोगों को कोई पेंशन नहीं मिल रही है। तो उनकी पेंशन का क्या, जब आपने यूपीएस में डाल भी दिया, लोग रिटायर भी हो गए और उनको पेंशन नहीं मिल रही। ये इस तरह के अगर दावे विशाल किए जा रहे हैं, अगर एनपीएस में जो लोग थे और रिटायर हुए और उनको अगर बहुत जो कम अमाउंट मिल रहा है अगर पेंशन का, तो आखिर किन कारणों की वजह से मिल रहा है, क्या कैलकुलेशन हुई है उसमें, कितने वर्ष की नौकरी हुई है, या ऐसे कर्मचारी हैं जो न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी हैं, निचली पोस्ट पे मौजूद कर्मचारी हैं, इस वजह से उनको कम पेंशन दी जा रही है। सरकार को भी इन तमाम चीज़ों पर, चूंकि इतनी बड़ी सरकार एक्सरसाइज कर रही है जिसमें देश भर के कर्मचारी संगठनों, इन सबसे बात की जा रही है, तो जब आप इतना बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें 10 साल बाद आप लोगों के वेतन और पेंशन बढ़ाने की बात विचार कर रहे हैं, वहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब इन मसलों को जिनको कि कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं वहाँ एक नज़र डाल ली जाए, देखा जाए कि कौन से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको नाकाफ़ी पेंशन मिल रही है, जिनके घर परिवार को चलने में पेंशन को मुश्किल हो रही है। ठीक, अब प्रवीण सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब मंजीत साहब की बात हो रही है और शिव गोपाल मिश्रा साहब की बात हो रही है, तो एक मामला हाल फिलहाल में ही जो मैंने इंटरव्यू किया मंजीत सिंह पटेल साहब से, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग वाला मामला है, और उसको लेकर हम लोगों ने मनी सेंटर में भी बात की थी, एनसीजेसीएम को रीस्ट्रक्चर करने की बात। इस मामले को भी हम आपसे जो है आपके चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि ऐसे हाल के वक्त में कई वाकये आए हैं जब हमको इस तरह के मतभेद दिखाई दिए हैं, चाहे एनसीजेसीएम के रीऑर्गेनाइजेशन की या रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो कि साहब पूरा का पूरा जो संगठन है उसमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, सारे जो तमाम जो उनका कहना था कि यूटीज के लोग जो हैं उनमें शामिल नहीं होते, तमाम विभाग हैं, तमाम राज्य हैं या तमाम मंत्रालय हैं, उनके क्या लोगों का इक्वली रिप्रेजेंटेशन है। और देखिए विशाल, एक चीज़ मैं लार्ज स्केल पे बताता हूँ जो हमको अक्सर दिखाई देती है। इस देश में किसी भी एक मसले पर, भले चाहे एम्प्लॉयज़ के हित की जब बात हो रही है, जब सैलरीज बढ़ाने की बात हो रही है, या और दूसरे मसले उठा लीजिए आप, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के जी। भारत में एक सहमति बना पाना किसी भी मसले पर, नेशनल इश्यू, उसमें भी वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ही तरह के, एक ही हित से जुड़े हुए लोगों में भी आपस में सहमति नहीं बन पाती। भारत में विविधता कह लीजिए या ये कह लीजिए कि सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हुए दिखाई देते हैं, भले कॉमन कॉज सबका एक ही है। मंजीत सिंह पटेल का हो चाहे शिव गोपाल मिश्रा को, कॉमन कॉज सबका एक है कि साहब जो कर्मचारी हैं आपके, उनकी सैलरी अधिकतम बढ़ जाए, मैक्सिमम बढ़ जाए। उन्होंने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दे दिया। ये भी बात करते हैं कि जितना अधिकतम फिटमेंट फैक्टर मिल जाए कर्मचारियों के लिए उतना बेहतर है। ओपीएस आ जाए, फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाए, डीए को आप बढ़ा दीजिए, मर्ज कर दीजिए,
तो जितने अधिकतम लाभ सरकार से हासिल किए जा सकते हैं उसकी कोशिश है। लेकिन एक पेज पर आना यहाँ कर्मचारी संगठनों का मुश्किल दिखाई देता है और ये हकीकत है। और इस पूरी कहानी में विकसित भारत वाला भी एंगल जोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि देश जो है दुनिया की जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और वो कह रहे हैं कि भारत को तो विकसित बनाने की दिशा में हम लोग काम कर ही रहे हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बताइए, जब इस देश को विकसित बनाना की आप कोशिश कर रहे हैं और सड़कों पर आपके सरकारी कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन और तमाम मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अच्छा लगता है क्या? तो ये मामला को भी उन्होंने उठाया है कि 2047 तक जो हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, तो उसमें थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि रोड ब्रोकर नहीं। देखिए, जिस तरह से, और ये मुझे जायज़ भी एक कुछ हद तक विशाल लगता है, सरकार ने बहुत बड़ा रिफॉर्म करने की कोशिश की। सरकार के एंगल से अगर आप देखिए, सरकार ने रिफॉर्म करने की कोशिश की। सरकार ने कहा चूंकि लंबे वक्त से पुरानी पेंशन लाने की बात की जा रही है, इसलिए एक हाइब्रिड ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जाए जो सबको खुश भी कर दे और सरकार के खजाने पर बर्डन भी ना हो। और सरकार को लगा कि जो चीज़ हम लेकर आ रहे हैं वो जितने भी एनपीएस वाले हैं, जितने 2004 के बाद के हैं, वो सब एकदम खुले मन से उसको स्वीकार करेंगे और हमारी ये स्कीम हिट हो जाएगी। पुरानी पेंशन का लाभ जिनको, अब देखिए, वो धीरे धीरे तबका श्रिंक होता चला जाएगा जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है। और अब जो सारे कर्मचारी उनको नया जो व्यवस्था है एनपीएस की उसमें मिलेगा। तो सरकार की कोशिश ये थी कि एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट हो, जिसमें ओपीएस और एनपीएस दोनों के फायदे हों और जिसको सब लोग स्वीकार कर लो। ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए, पेंशन पुरानी या नई जो भी लेकर आने का है। और सरकार यूपीएस लेकर आई, खूब गाजे बाजे के साथ उसका प्रचार प्रसार किया गया कि साहब ये ऐसी स्कीम है जो सबको खुश कर देगी। सरकार ने उसमें मॉडिफिकेशन भी किए, लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो बिल्कुल सरकार को भी संभवतः इस बात की आशंका नहीं थी कि कोई जो हम स्कीम इतना, जिसमें टीवी सोमनाथन जिसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस स्कीम को डिवाइस किया, बड़े इकोनॉमिस्ट, मैं उनको मतलब कहूँ तो गलत नहीं होगा, वित्त सचिव रहे बड़े पोजीशन पे, 3 बार डेडलाइन को एक्सटेंड किया। हाँ, और अब कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सरकार की अहम आर्थिक और बाकी तमाम नीतियों को डिवाइस करते हैं, बनाते हैं, और उसके बाद ये स्कीम फ्लॉप हो गई। तो ये सरकार के लिए भी एक झटका, कर्मचारियों को भी लगा कि यार यहाँ तो हम ठगे से रह गए। तो इसलिए जो मसला खत्म हो जाना चाहिए था, दरअसल अब वो और ज़्यादा एग्रेसिवली वापस आता हुआ विशाल। मुझे तो याद आ रहा है सर, अब यूपीएस की कहानी शुरू हो गई तो यूपीएस से रिलेटेड जितने भी कहानियां मुझे बार बार याद आ रही है। जैसे यूपीएस कैलकुलेटर भी लाई थी सरकार, कहा था कि आप खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना पेंशन मिलेगा। उसको लेकर भी मंजीत साहब से मेरी जब बातचीत हुई थी तो वो कहे कि लोगों को पता ही नहीं है कि इसको कैसे ऑपरेट करें, लोगों को पता ही नहीं है कि यूपीएस में आए कैसे। वन टाइम स्विच करने वाली बात हो या उसमें स्विच करने की भी जो प्रक्रिया थी उसको लेकर भी वो कहे कि तमाम जितना भी मेरा जो टीचर का वर्ग है जो काम कर रहा है उसको पता ही नहीं कैसे स्विच करना। इसका अच्छा से प्रचार प्रसार ही नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि हमने देखिए तमाम जगह पर प्रचार प्रसार किया, चाहे मीडिया में उसको बताया हो, चाहे रेलवे स्टेशन तरफ से प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रही। एक बात, दूसरी बात, तो मैसेज नहीं कर पाई क्या? नहीं, दूसरी बात, चाहे गांव देहात में मौजूद केंद्र सरकार का कर्मचारी हो या राज्य सरकार का कर्मचारी, कर्मचारियों को अपने हित की सब बातें पता होती। देखो, पैसे की बात विशाल जब होती है तो चाहे गांव देहात का व्यक्ति हो, चाहे शहर का व्यक्ति हो, कर्मचारी कोई भी हो, वो उनमें एक न्यूनतम स्तर की पढ़ाई लिखाई सारी चीजें होती हैं और बाकी संगठन और सब दुनिया की ऐसी चीजें हैं जो उनको लगातार चीजों को कन्वे करते हैं। सब कर्मचारी जुड़े रहते हैं आपस में। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि सरकार का मैसेज कन्वे नहीं हुआ या लोगों को पता ही नहीं चला कि साहब यूपीएस के फायदे नफे नुकसान क्या हैं। लोगों को साफ तौर पर यह बात पता चली कि ये जो स्कीम है ये उनकी पेंशन की जरूरत को पूरा करने में नाकाफी है। और इसी वजह से चाहे आप दिल्ली से लेकर और कन्याकुमारी तक देख लीजिए, गांव देहात हो या शहर हो, अगर सरकार कभी इसका डेटा भी निकाल कर लेकर आए कि कौन कर्मचारी कहाँ जिसने यूपीएस ऑप्ट की है, उससे भी साफ हो जाएगी तस्वीर। तो वहाँ मुझे लगता है कि सबको पता था और सबको ये लगा कि इस स्कीम में मिलने वाली पेंशन हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करेगी और इसीलिए लोगों ने ऑप्ट नहीं किया उसको। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब दो बड़े जो है कर्मचारी संगठन के जो है बड़े मतलब मठाधीश कहिए या जो कहिए आप, मतलब अगर इन दोनों में ही अगर रार तकरार छिड़ जाए तो कहीं इसका बुरा इम्पैक्ट 8th पे कमीशन या उसके आने वाले मतलब आउटकम्स पर वहाँ तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, कम से कम फिटमेंट फैक्टर की तो बात अलग है, कम से कम पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन थोड़ा हल्का हो सकता है।
जब एक बड़ा नेता ये कह दे कि साहब आप, और जो कि सबसे बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर वही ये बात कहें कि साहब यूपीएस तो बढ़िया योजना है, ठीक ठाक है, तो आप जब उस पिच पर आगे बढ़ेंगे इसको लेकर आने के लिए, आंदोलन के लिए, तो वहाँ फिर कमज़ोर तर्क होगा, क्योंकि आपका एक बड़े जो वो हैं वो इस बात को स्वीकारेंगे। और सरकार भी बार बार देखो विशाल कह चुकी कि साहब पुरानी पेंशन को हमारा लेकर आने का कोई प्लान नहीं है। तो मुझे लगता है कि मसला थोड़ा डाइल्यूट होता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में नौकरी का मतलब सिर्फ ऑफिस की कुर्सी, महीने की फिक्स सैलरी और 9 से 5 की शिफ्ट नहीं रह गया है। मोबाइल ऐप के एक क्लिक पर काम करने वाले लाखों लोग अब देश की नई वर्कफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत में ऐसे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या कितनी, उनकी कमाई कितनी और वे किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अब सरकार इस तस्वीर को जो है धुंधला नहीं रहना देना चाहती है। लेबर सर्वे 2026 में पहली बार डिजिटल और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का डेटा जुटाने की तैयारी कर रही है। यानी डिलीवरी बॉय से लेकर ऐप बेस्ड जो है ड्राइवर और होम सर्विस प्रोवाइडर तक इनकी संख्या कितनी है, कमाई कितनी है और वर्किंग कंडीशंस का जो है आधिकारिक हिसाब सामने आ सकता है। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? ओवर टू यू। और कल भी हम लोग जो है कल तो हालांकि हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर जो है, या आप क्यों कहिए कि 50 से 60 करोड़ लोगों को संबोधित करते हुए हम लोगों ने कल जो मनी सेंट्रल किया कि शायद सरकार की योजना है कि इन तमाम लोगों को पेंशन यानी सोशल सिक्योरिटी नेट के दायरे में लाया जाए। क्या उससे जुड़ी हुई एक कहानी है? क्या लेबर सर्वे उसमें ज़्यादा और इम्पोर्टेंट योगदान दे सकता है? बिल्कुल, देखिए कहानी उससे ही जुड़ी हुई है। टोटल जो भारत का वर्कफोर्स 60 करोड़ का है, उसका बड़ा हिस्सा आप ये मानकर चलिए कि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का या इनकॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। उसमें इनफॉर्मल भी हैं, उसमें बाकी के जो तमाम जो कारोबार सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ये सब भी शामिल हैं। अब सरकार जो हर साल एक बड़ा सर्वे कराती है विशाल, लेबर से जुड़ा हुआ PLFS का, उसका जो नया संस्करण 2026 का जब लॉन्च करेगी तो उसमें इस बात को देखने की कोशिश करेगी कि देश में गिग वर्कर्स कितने हैं, उनके काम के घंटे कितने हैं, उनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के क्या स्कीमें हैं, कितनी चीज़ें सब्सक्राइब कर रखी हैं और वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। तो एक सरकार जो लेबर सर्वे इस बार करेगी उसमें उसको एक और ज़्यादा एक्सटेंसिव और उसमें इन तमाम तबकों से जुड़े हुए हर बारीक चीज़ को जानने की सरकार कोशिश करना चाहती है। और अब अगर आप इसको एक्सटेंशन के तौर पर देखें कि आखिर इसके जरिए सरकार कर क्या सकती है, सरकार को क्या फ़ायदा होगा, तो सीधे तौर पर जो सरकार सोशल सिक्योरिटी का दायरा एक इस तबके को मुहैया कराना चाहती है, जिसकी रूपरेखा सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का जो लेबर कोड जो सरकार लेकर आई उसमें रखा कि साहब जो प्लेटफॉर्म है गिग वर्कर्स के जिनके तहत वो काम कर रहे हैं, वहाँ से क्या उनके लिए कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोशल सिक्योरिटी के लिए, क्या बीमा दिया जा सकता है, उसके लिए कौन कितना योगदान देगा, क्या सरकार का पार्टिसिपेशन होगा, क्या पेंशन देने का कोई प्रावधान बनाया जा सकता है और उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जब हम कल बात कर रहे थे और उसके जरिए अगर हम पूरे के पूरे लेबर समाज को अगर हम संबोधित कर रहे थे तो तकरीबन 50 करोड़ का आंकड़ा मिलता है। ई श्रम पोर्टल पर ही तकरीबन 32 करोड़ लोग विशाल रजिस्टर्ड हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो सेस लगता है, उसके जरिए जो रकम इकट्ठी हुई है उसका किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, ये जिम्मेदारी EPFO लेने के लिए विचार कर रहा है कि इस फंड से हम किस तरह से जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको पेंशन किस तरह से दे सकते हैं। तो यही बात आगे बढ़कर आपके जो बाकी के जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उसका केवल एक पार्ट हैं, उस पर ये पूरी की पूरी व्यवस्था विशाल लागू की जा सकती है। सर मेरा आपसे एक दो सवाल है। पहला सवाल तो एक है कि जो इस साल हम लोगों ने देखा था कि बड़े पैमाने पर हड़ताल की जो है चेतावनी दी गई थी, कहा गया था कि तमाम जितने भी जो गिग वर्कर्स हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को आतुर थे। कारण उन्होंने ये दिया कि हमें जो है सैलरी जो मिलती है वो समय पर नहीं मिलती है, हायर एंड फायर वाली नीति है,
कोई भी वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है। 10 मिनट में फास्ट डिलीवरी की बात की जाती है, हमारे हेल्थ को देखा नहीं जाता। मान लीजिए कहीं उसी 10 मिनट देने के चक्कर में मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके कोई लाभ नहीं है। मैनेजर्स का रवैया अच्छा नहीं है। तो इन तमाम जो पहलू हैं, इनको देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया कि भाई चलिए अब इनका आधिकारिक रूप से डेटा निकाले, या लेबर जो है सर्वे होने वाली जो बात है उसको जोड़ा जाए। नहीं, देखिए ये मामला तो लंबे वक्त से पेंडिंग है। श्रमिकों का आप चाहे कोविड के वक्त देख लीजिए जिस तरह का पलायन हुआ, या अभी जब मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हुई, जब सिलेंडर की क्राइसिस हुई, तब हमने इस मामले को देखा कि किस तरह से केवल और केवल सिलेंडर ना होने की वजह से, या सिलेंडर के लिए 4,000, 5,000, 7,000 रुपए अगर मांगे जाएंगे, और जो व्यक्ति कमाता ही 10,000 या 12,000 रुपए है या 8,000 रुपए कमाता है, अगर आप किसी गार्ड की सैलरी पूछेंगे तो 8-9 हज़ार रुपए के आसपास मिलती है। बड़ी कंपनियों को छोड़ दीजिए, बाकी जो प्राइवेट लेवल पे जो गार्ड एम्प्लॉयड हैं, 8-8.5 हज़ार रुपये उनका वेतन है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार के साथ रह रहा है और 8 या 10 या 12 हज़ार रुपये कमा रहा है, उससे अगर आप कहिए कि साहब 6,000 रुपये तो आप दीजिए सिलेंडर के, उसके बाद किराया, खाना पीना, बच्चे, तो आपको मजबूरी हो जाती कि आप अपना जगह छोड़ें और अपने गांव जाएं ताकि आप अपनी कॉस्ट को बचा सकें। और लोगों ने घर खाली करके गांव चले गए। तो इस तरह के हालात कोविड के वक्त पर भी पैदा हुए थे और तब से इस बात को लेकर था। और देखिए मोदी सरकार जब से आई है, जॉब को लेकर एक बड़ी गहमा गहमी लगातार रही। नौकरियां कैसे पैदा होंगी, जो नौकरियां हैं उनमें क्या इनकम ग्रोथ है या क्या उनके साथ सोशल सिक्योरिटी एसोसिएटेड है। तो ये मसला लंबा और पुराना है, लेकिन सरकार अब अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है। गिग वर्कर्स को लेकर भी बार बार चीज़ें आई, सरकार अब अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि कम से कम पहले स्टेप के तौर पर ये तो पता चले कि देश में एक्चुअल गिग वर्कर्स हैं कितने। जी, लेकिन प्रवीण सर, आप कह रहे हैं कि सरकार ये समझने की कोशिश करेगी कितने लोग फूड डिलीवरी करते हैं, कितने लोग जो है ऐप आधारित जो है ड्राइविंग करते हैं, कितने लोग होम सर्विसेज देते हैं, या मतलब कितने इकोनॉमिक सर्वे में जो इस साल जो जब बजट आया तो 2025-26 का, सॉरी आपको रोका, 2025-26 का, उसमें सरकार ने कहा कि साहब 1.2 करोड़ जो हैं लोग वो आपका गिग वर्कर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन सरकार के पास ये आंकड़ा मोटा मोटा है। जब आप कोई नंबर देंगे, जो बात हम कल भी कह रहे थे, जब आप कोई नंबर देंगे, जब आप उसका पूरा रिकॉर्ड एक मेंटेन करेंगे, और उसीलिए सरकार ई श्रम पोर्टल लेकर आई जहां 31 करोड़ लोगों ने जो कराया, लेकिन इसमें गिग वर्कर भी हैं और बाकी के एम्प्लॉयज भी हैं विशाल। लेकिन सर, आप जो 1.5 करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं, इसको लेकर तो कहा जा रहा है कि 2047 तक ये 6 करोड़ तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सरकार मान लीजिए ये जो तमाम डेटा निकलवा रही है, तो इस डेटा मान लीजिए उनके पास आ भी जाए लेबर सर्वे के बाद, उसके बाद सरकार ऐसा क्या कदम उठा सकती है ताकि इनके जीवन में बेहतरी आए? नहीं, सरकार देखिए केवल डेटा आ गए, सरकार केवल ये डेटा नहीं उठा रही कि आप गिग वर्कर हैं या आप राइड करते हैं या आप डिलीवरी करते हैं। सरकार आपसे आपके पूरे के पूरा कमाई और बाकी के जीवन में आपके पास सोशल सिक्योरिटी क्या है, इन सब सवालों को जानेगी। आपके पास क्या कोई इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है तो क्या वो आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपको दिया है या आपने अपना निजी खरीदा है, उसकी कॉस्ट क्या है, आपको कितने घंटे डेली काम करना पड़ता। अभी अगर आप देखेंगे तो जो गिग वर्कर हैं, जिनमें जो ड्राइव करने वाले, बाइक टैक्सी चलाने वाले लोगों से लेकर डिलीवरी तक के, कोई 10 घंटे काम कर रहा है, कोई उससे भी ज़्यादा काम कर रहा है। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। नहीं, मैं तो कई कैब ड्राइवर से बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो सर कोई रूल एंड लॉ ही नहीं है। मान लीजिए हमको रात भर चलाने का मन है, 24 घंटा हम चलाएं, उससे हमको लगे कि ज़्यादा पैसा आएगा तो हम रात भर चलाते हैं, दिन रात चलाते रहते हैं। बिल्कुल, और अलग अलग एक ही ड्राइवर अलग अलग ऐप पर रजिस्टर्ड है। मान लीजिए कोई एक ऐप उसको रोक दे कि साहब अब आपके 10 घंटे हो गए, अब आप नहीं चला सकते, तो वो दूसरे जो ऐप है उस पर मूव कर जाएगा, वहाँ से चलाने लगेगा। मसला इस बात का है कि किसी को 12 घंटे या 13 घंटे अगर नौकरी या अगर काम करना पड़ रहा है, और इस तरह का जहां आपको डिलीवरी करनी पड़ रही है या ड्राइव करना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि उसके परिवार के हालात इस तरह के हैं जहां उसको इस पैसे की ज़रूरत है। और फिर अगर आप कुछ जो प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने कहा कि साहब हमारे तो जो एम्प्लॉई हैं या जो गिग वर्कर हैं वो देखिए महीने के 20,000 उठा लेते हैं, 25,000 उठा लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए उसमें उसका फ्यूल का कॉस्ट भी है, उसमें उसके दिन भर के खाने पीने का खर्च भी है, उसमें किराए का खर्च भी है। तो 30,000 या 25,000 अगर जो एम्प्लॉय कमा रहा है, उसके खर्च आप अगर आप बैकएंड पर देखेंगे, उसके बाद उसके पास बचता क्या है। और फिर ना एक्सीडेंट का इंश्योरेंस आपका, ना आपका टर्म इंश्योरेंस या किसी तरह का लाइफ इंश्योरेंस, ना आपको मेडिकल
हेल्थ की कोई फैसिलिटी। तो सरकार को इसके बाद ये डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी कि कौन कौन सी जो स्कीमें हैं इस तरह की वो हम इनको दे सकते हैं, उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, क्या जो प्लेटफॉर्म है उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए सरकार कोई नियम ला सकती है। तो सरकार के पास बहुत बड़ा एक डेटा बैंक होगा, उससे आसानी होगी पेंशन से लेकर सैलरी और वर्किंग कंडीशंस तक के लिए पॉलिसी बनाने का विचार। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 करोड़ लोगों के लिए आने वाले समय में सर कुछ बड़ी खुशखबरी आ सकती है। न केवल केवल और केवल 1.5 करोड़ का मसला नहीं है ये पूरा सवाल। देखिए, आप एक एक चीज को क्लब करते जाए, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग वर्कर्स, दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर, ओवरऑल 60 करोड़ के आसपास। ओवरऑल जो उसमें 10 करोड़ के लगभग आप ये मान लीजिए जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, तो तकरीबन 50 करोड़ का आंकड़ा ऐसा बैठता है ऐसे मजदूरों का जो आपके इस तरह के इनफॉर्मल इकोनॉमी से में एक तरह से या इकोनॉमी उसमें काम कर रहे हैं विचार। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। सोचिए, आपकी नौकरी कहाँ है, कितनी सैलरी है, पीएफ में कितना पैसा जमा है और आपकी कमाई कितनी है। अगर आपकी ये सारी जो है निजी जानकारी किसी प्राइवेट एजेंसी तक पहुंच जाए तो क्या होगा। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ईपीएफओ और आईटीआर में दर्ज डेटा सिर्फ नौकरी या टैक्स की जानकारी नहीं, बल्कि आपकी पूरी रोजगार और वित्तीय प्रोफाइल यानी जो फाइनेंशियल जो आपका प्रोफाइल है उसका अहम हिस्सा होती है। अब इसी डेटा की निजी पहुंच को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई और केंद्र से सख्त रुख जो है या समझिए कि सुरक्षा के उपाय करने को कहा है। आखिर कौन कौन सी एजेंसियां जो है इस डेटा का इस्तेमाल कर रही थी, इसका इस्तेमाल मून लाइटिंग पकड़ने से लेकर हायरिंग के डिसीजंस तक में कैसे हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट को इसमें सबसे बड़ी चिंता किस बात की लग रही है, पूरी कहानी को जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करें। सर, ये तो मामला कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आधार से जुड़ा हुआ है। इस समय से बड़ा एक जो है हल्ला हंगामा हुआ कि भाई हमारी जो है प्राइवेट जो है डेटा है या जो हमारी प्राइवेसी की बात है उसका हनन है, तो उसी से जुड़ा हुआ है क्या कि मतलब हमारा डेटा, हम कहाँ नौकरी करते थे, कितना कमाते थे, किस कंपनी में थे, इन सब को डेटा क्यों हम आपको बताएं। बिल्कुल, देखिए ये पूरा एक तरह से डेटा प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें किसी एम्प्लॉय के डेटा को किस तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसको लेकर चिंता जताई गई है। और खुद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उनकी अगुवाई वाली बेंच ने इस पर मामले पर चिंता जताई और सरकार से कहा कि इसके लिए आपको इस पे आपको देखना होगा कि इस तरह के जो मिसयूज है डेटा का किसी आदमी के यूएएन और उसके आईटीआर रिकॉर्ड या उसके पैन, इससे निकलने वाला जो आंकड़ा है, मान लीजिए सरकारी काम के लिए आपने किसी डेटा को दिया और वो डेटा प्राइवेट कंपनियों के पास पहुंच गया, प्राइवेट कंपनियों ने एक्सेस कर लिया और उसके बाद अब आपके पास कॉल्स आ रहे हैं या उसका किसी और तरह से मिसयूज हो रहा है। सर, कि एक बार तो मेरे पास एक खबर आई थी कि बीएसईएस जो दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो कंपनी है, बिल्कुल उसके पास नेम चेंज करने के लिए किसी व्यक्ति ने आवेदन किया, ठीक है, और उसी के बाद उसको फ्रॉडस्टर की तरफ से कॉल आता है, सारी जानकारी उसके पास होती है और उसके खाते से जो है लाखों करोड़ रुपए निकाल लिए जाते हैं। तो ये डेटा मतलब कैसे चला गया, फ्रॉडस्टर को कैसे पता चलेगा कि आपने नियम चेंज करने के लिए आपने आवेदन किया है। तो बीएसईएस और तमाम तरह के सब, फिर उसके बाद सरकार को ये भाई बार बार ये टेलीफोन में जो है रिकॉर्ड करके चलवाना पड़ता है कि गैस के कनेक्शन के नाम पर, बिजली बिल काटने के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर अगर आपसे कोई गुमराह कर रहा है तो सचेत हो जाइए। नहीं, बिल्कुल ये समस्या गंभीर है और साइबर फ्रॉड के दौर में इस तरह की अगर आपका एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ आंकड़ा सारे डेटा, आपने कब किस कंपनी में काम किया, वहाँ से क्या आपने किसी पार्ट टाइम किसी कंपनी के लिए काम किया, आपका कब कितना पीएफ कटता था, ये तमाम जो आंकड़े हैं और उसके साथ आप आईटीआर के आंकड़े या पैन को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी कब मिली, कहाँ से मिली, पीएफ कितना कटा, ये तमाम आंकड़े चले जाएं और आपने दिए किसी सरकारी पर्पस या किसी वैलिड कंपनी के काम के लिए आपसे डिमांड की गई कि साहब आप अपना ये डेटा दीजिए, किसी एम्प्लॉयर ने आपसे मांगा और लेकिन उस डेटा को आपसे लेने के बाद उसको किसी कंपनी को पास ऑन कर दिया गया, प्राइवेट कंपनी के पास पहुंच गया और वहाँ से आपके डेटा के मिसयूज होने का खतरा पैदा हुआ। तो ये एक गंभीर समस्या है जिस पर सरकार को हो सकता है आने वाले वक्त में विशाल कोई ऐसे रूल या नियम बनाने पड़े जहाँ पे कि एक एम्प्लॉय खासतौर पर उसके पीएफ का से जुड़ी जानकारी और तमाम जो आईटीआर से जुड़ी जानकारियाँ वो सुरक्षित रह सकें, उनका किसी तरह का
गलत इस्तेमाल ना हो पाए। और ये बहुत ज़रूरी भी है सर, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बैंक रिकॉर्ड्स के लिए, टैक्स फाइलिंग और तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर जो आप सजग कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, या मतलब मान लीजिए हमारे डिस्क्लोज, कई बार तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं कि आपके मेडिकल रिपोर्ट को कोई एक्सेस ना कर सके। आप तो कई, आपसे जब न्यूज़ रूम में चर्चा भी होती रही तो आप बताते हैं कि कई देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका मेडिकल रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं होता है विशाल, उनको कि उनको कौन सी बीमारी है। इनफैक्ट उन अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं भ्रमण करने तो उनके जो मलमूत्र होते हैं उनको भी जो है बहुत अच्छे तरीके से स्टोर किया जाता है, ताकि उससे जो है कोई एक जानकारी ना निकल जाए, ताकि जो है बागी कंट्रीज को पता चल जाए। तो कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे देश में जो है तो प्राइवेसी, रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उनके बारे में माना जाता है कि वो अपने साथ उनका कमोड साथ जाता है या उस तरह के सूटकेस साथ जाते हैं जहाँ पे कि उनका इस तरह का जो डिस्पोज किया जा सके, बिल्कुल उसको कोई दूसरे देश के उनके हाथ में ना लगे, जिससे कि वो उनकी हेल्थ रिलेटेड जानकारियां निकाल सकें कि साहब इनको क्या बीमारी है। तो इस तरह की सतर्कता बरती जाती है जब बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और सेंसिटिव और स्ट्रेटजिक जो मसले होते हैं उनसे जुड़े हुए। और यहाँ देखिए, यहाँ आधार को लेकर देखिए, और ITR भी डिटेल्स निकल जा रहा है, बैंक का भी अगर आपको खाता चाहिए। और हाल फिलहाल में एक और खबर आपने करवाई थी सर हमारे कलीग से, जिसमें कहा गया था कि बैंक का पूरा डिटेल्स जो है वो भी अब सरकार जान पाएगी, कितना खाता में पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिस दैट तमाम तरीके की चीज़ें। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ी ढिलाई बढ़ती जा रही है प्राइवेसी को लेकर। बिल्कुल देखिए, और देखिए अगर आपको इंश्योरेंस लेना हो तो आपको जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर आपको जब तक अपनी पूरी, कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप जब तक अपनी पूरी जानकारी नहीं डालते तब तक वो आपको जो तमाम जो उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके कोट नहीं देते। जब तक आप अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, जब तक आप ईमेल नहीं डालेंगे, जब तक आप अपने इनकम का वो नहीं बताएंगे कि साहब मेरी इनकम इतनी है, तब तक आपको नेक्स्ट उसमें कि आपका कोट क्या है, आप जो बीमा लेना चाह रहे हैं उसकी कीमत आपको क्या बैठेगी। और उस डेटा को भरने के बाद आपको कई बार दुनिया जहान से फिर फ़ोन आने लगते हैं कि साहब आप ये ले लीजिए, आप ये खरीद लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। तो ये सब भारत में सरकार कोशिश कर रही है, और डेटा प्रोटेक्शन का बिल भी सरकार लेकर आई थी। तो ये सब जो मामले हैं, और पर्टिकुलरली जब हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, उनके PF से लेकर उनके ITR और पैन से जुड़ी हुई चीज़ें, वो सब ज़्यादा सेंसिटिव विशाल हो जाता है किसी कर्मचारी के फ्यूचर के जॉब के लिहाज से भी। बाकी के अगर आप ना चीज़ों को देखें तब भी फ्यूचर में आप जब जॉब करने जा रहे हैं, जॉब स्विच करने जा रहे हैं, उस लिहाज से भी इस तरह का डेटा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9।